मुख्यमंत्री जी हैं माननीय मोहन यादव जी, वो वास्तव में विकास के मसीहा हैं और विकास उनके रग रग में भरा है। ऐसा? जब वो पहले हुआ उज्जैन यूनिवर्सिटी, मेरा संपर्क जब से है, जब उज्जैन विश्वविद्यालय में कार्यपार्षद सदस्य थे, उसके बाद उज्जैन प्राधिकरण के विकास प्राधिकरण के जब अध्यक्ष बने तो उज्जैन में जो विकास किया वो भी उन्होंने एक ऐतिहासिक विकास करके दिखाया। और उसके बाद फिर पर्यटन निगम में आए। पर्यटन निगम में जितने समय रहे वो पूरा कार्यकाल किया। कांग्रेस जो जैसा करती है वो केवल घोषणाएं करती है कांग्रेस, और कांग्रेस ने किया क्या? आप ये देखिए ना, कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हमारे इससे पूर्व जो माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब थे मुख्यमंत्री, आप उनके समय की देखिए, आप कितनी योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं चालू हैं और बराबर निरंतर चल रही हैं। और माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोहन यादव जी, उनकी वो भी पूरी योजनाएं चलाते जा रहे हैं और नई नई योजनाएं बनाते जा रहे हैं। सर, क्या देख रहे हैं विकास की स्थिति जब से मोहन यादव जी एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं? क्योंकि इसके पहले वो खुद शिक्षा मंत्री थे, विधायक रह चुके हैं उज्जैन से, अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो विकास की स्थिति क्या है और कैसी देख रहे हैं आप? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय मोहन यादव जी, वो वास्तव में विकास के मसीहा हैं और विकास उनके रग रग में भरा है। ऐसा? जब वो पहले हुआ उज्जैन यूनिवर्सिटी, मेरा संपर्क जब से है, जब उज्जैन विश्वविद्यालय में कार्यपार्षद सदस्य थे, उसके बाद उज्जैन प्राधिकरण के विकास प्राधिकरण के जब अध्यक्ष बने तो उज्जैन में जो विकास किया वो भी उन्होंने एक ऐतिहासिक विकास करके दिखाया। और उसके बाद फिर पर्यटन निगम में आए। पर्यटन निगम में जितने समय रहे वो पूरा कार्यकाल किया। और पर्यटन निगम में भी उन्होंने कई फ्लाइट्स वगैरह, उन्होंने जो ग्वालियर में भी कई वो दिए। इसके बाद फिर जब वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे तो मैं उस बीच में कार्यपार्षद सदस्य था शिवाजी विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक वो रख दिया था पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन अभी वो सफल नहीं हो पाया, वो चूँकि ज़मीन का मामला था इस तरीके से। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब तो प्रदेश में आप खुद देख रहे होंगे कि जहाँ देखो वहाँ आपको विकास ही विकास दिखेगा। आज माननीय मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो आज उनका देखते हैं आप, ये समझ लो कि उनका पैर कहीं रुकता ही नहीं है। ऐसा? मतलब ये कि अभी भी दिल्ली है, अभी भोपाल में आएंगे, भोपाल में भी अभी एक कार्यक्रम है। अभी आपने देखा होगा आज महाराणा प्रताप जयंती है, जन्मोत्सव, तो महाराणा प्रताप लोक बनाया है ये टीटी नगर के पास। तो हाँ, और उस कार्यक्रम में भी वो रहने वाले हैं। अभी आप उनसे भी पूरी चर्चा कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। एक तो सभी महानगरों में, नगरों में आज महाराणा प्रताप जयंती जिस तरीके से मनाई जा रही है, तो वो आप खुद आज सभी जगह के अगर समाचार देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मोहन यादव जी का पैर है वो रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं इसके ऊपर ही सवाल उठाते हैं कि भाई मोहन यादव जी कभी धरातल पे उतर के लोगों के बीच रहते ही नहीं हैं। अधिकतम वो आते हैं, घूमते हैं, अभिनंदन करो कहते हैं और चले जाते हैं। नहीं, इससे विकास की कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो रुकी हुई। ये कांग्रेस जो जैसा करती है वो केवल घोषणाएं करती है कांग्रेस, और कांग्रेस ने किया क्या? आप ये देखिए ना, कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हमारे इससे पूर्व जो माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब थे मुख्यमंत्री, आप उनके समय की देखिए, आप कितनी योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं चालू हैं और बराबर निरंतर चल रही हैं। और माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोहन यादव जी, उनकी वो भी पूरी योजनाएं चलाते जा रहे हैं और नई नई योजनाएं बनाते जा रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं, जैसे आप इसी को देख लीजिए, आज महाराणा प्रताप जयंती पे ही मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें हाथी, घोड़े और ई बाइक्स, ऊँट वगैरह ये सब लोग रहेंगे और लोग भी रहेंगे उसमें। और महाप्रताप की स्टैचू पे MP नगर में वहाँ एक कार्यक्रम बनाया, वहाँ 7:30 बजे आज वो भी उपस्थित होने वाले हैं। तो और जब से माननीय केशव सिंह भदौरिया जी को
महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तो आपने ये भी देखा होगा कि आज कितनी जन जागृति है। आज आप अगर किसी चौराहे पे जाएंगे, किसी मोहल्ले में जाएंगे, तो वहाँ पे भी महाराणा प्रताप की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और इसका सबका पूरा का समागम वहाँ पर शाम को रखा जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की तमाम योजनाएं चल रही हैं, इसको लेकर के विपक्षी और खास तौर पे जो जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो उंगली उठाते हैं। लाडली बहना को लेकर कहते हैं कि भाई लाडली बहना योजना महिलाओं को पैसे देकर उनके वोट खरीद रही है बीजेपी। उनका ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं काम कर रहे हैं। क्यों? एक राज्यसभा की सदस्य कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी मीनाक्षी नटराजन। भाई अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्यों धोखे से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द कराया गया? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं धोखे से? अगर धोखे से होता तो चुनाव आयोग क्यों उसको मान्यता देता? आज अगर किसी अपराधी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला या पुरुष, भाजपा तो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और मुझे लगता है कि अगर उनका केस कहीं से कहीं जब उखड़ के आया है, जो कागज आए हुए हैं उनके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है, अगर वो उनके ही किसी आदमी ने दिया है, तो मतलब वो तो कांग्रेस में चलता है कि अगर मीनाक्षी नटराजन मन नहीं है तो ये क्यों नहीं मन रहा है, कि हम क्यों नहीं मन पा रहे, ये क्यों नहीं मन पा रहे। तो ये सब उनकी कला है। कांग्रेस के बीच में जो है आपसी कलह का माहौल, आपसी कलह का मामला है। तो मीनाक्षी नटराजन को कुछ लोग चाह रहे थे, कुछ नहीं चाह रहे थे। जो नहीं चाह रहे थे उन्होंने ये सब पूरी पोल खोल के दी और इन्होंने छिपाया। भाई असली बात तो ये है कि आप अपराधी हैं, तो आप अपराध पंजीबद्ध है, तो आप उसको छुपा क्यों रहे हो? आपको बताना पड़ेगा ना। अच्छा, और लाडली बहना के लिए क्या कहेंगे? भाई वो भी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, सशक्तिकरण का कोई नाता रिश्ता नहीं है इससे। नहीं, लाडली बहना जो वास्तव में इसके हकदार हैं उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है ना। ऐसा थोड़ी हर महिलाओं को दिया जा रहा है। जो वास्तव में वो उसमें पात्रता रखती हैं, और अगर उनको हम आगे नहीं लाएंगे, तो वो तो फिर वहीं घर पे ही डले रहेंगे ना। तो उनके जीवन यापन के लिए, घर के खर्चे के लिए, स्वयं के खर्चे के लिए जो अब योजनाबद्ध तरीके से, भाई ये है कि अपन कोई रिश्वत नहीं दे रहे हैं और हर महीने की किस्त है वो, तो अपन उनको केवल प्रोत्साहित करने के लिए और उनके जीवन यापन करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है। भाई साहब, आपने खुद ने बताया आप ग्वालियर से आते हैं। ग्वालियर, चंबल, दतिया, ये सब पहले के समय पे कुख्यात इलाके हुआ करते थे, जहाँ पे दस्यु डकैतों का इलाका हुआ करता था। आज के समय में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, जब से मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव ने संभाली? क्योंकि होम मिनिस्ट्री खुद मोहन यादव के हाथ में है। आज ग्वालियर चंबल संभाग, जो डकैतों की खेती बोला जाता था कि वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में दस्यु रहते हैं, वो ठीक है, वहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो एक उनको छिपने की जगह रहती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मतलब इससे पहले भी जब से ये हुआ है, तो आप एक भी किसी डकैत का नाम या किसी गिरोह का नाम सुन रहे हैं क्या? जबकि उस समय कहीं लखना डकैत, कहीं मलखान सिंह डकैत, कहीं मान सिंह, मतलब एक नहीं हजारों हैं जिनके रोज कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटती रहती थी वो सुनाई देती थी। मतलब ये समझ लो कि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। लेकिन आज के समय सबसे शांत क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है। वहाँ कोई इस तरीके का क्राइम नहीं हो रहा है, और कोई भी गिरोह, डाकुओं का गिरोह कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो युवा है आज की डेट के, भाई उनका कहना है रोज़गार और शिक्षा, ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको पीछे अपने आप को लगता है, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको, कि भाई हम पीछे हो रहे हैं बाकी प्रदेशों से, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा है तो रोज़गार नहीं है, और रोज़गार है तो शिक्षा की कमी कहीं ना कहीं खलती है। नहीं, ये तो देखो केवल विपक्षियों को चिल्लाने वाली बात है। आज पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे, आज कितने खुल गए हैं। अब किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब इतनी सुविधाएं होती जा रही हैं, और यहाँ तक कि हम लोग तो एक NGO टाइप में भी एक काम करते हैं कि जो बच्चे घर में हैं या छोटे छोटे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से एक अपन ने शाखा बनाई है। उन बच्चों को अपन ढूंढ के लाएं और उनको स्कूल में उनका एडमिशन दिलवाएं और उनको शिक्षा प्रदान करवाएं। भाई साहब, आपने खुद ने बताया कि आप कुछ समय पहले तक, अभी तो आप रिटायर्ड हो गए, उस पद से हट गए हैं, उसके पहले आप जीवाजी महाविद्यालय में अध्यक्ष हुआ
करते थे पहले परिषद सदस्य, गवर्नर नॉमिनी। ओके सर, पहले के मुकाबले में और जब आप बीजेपी का शासन देख रहे थे, दोनों के समय पे फ़र्क क्या देखा है आपने शिक्षा के आपके क्षेत्र में, उस विद्यालय में, जीवाजी विश्वविद्यालय में? शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अगर आप 2-3 साल 3 साल पहले के अगर आप पेपर्स भी उठा लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। पहले क्या था कि झूलों में लोग कॉलेज चला रहे थे। जब मैं कार्परिषद सदस्य था जी। उस समय हमने सीधा स्टेटमेंट मंगाया कि आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं। शिक्षक तो है नहीं है, केवल नाम में दर्शा दिए। हाँ। ठीक है, हम मान्यता जब देंगे जब आप उनका बैंक स्टेटमेंट देंगे। इस पर बहुत शोरगुल हुआ था, फिर धारा 52 भी लगी। अविनाश तिवारी जी हमारे कुलपति थे उस समय। जी। तो केवल इसी वजह से कि हम लोगों ने इतना टाइट कर दिया वहाँ कि आप फर्जी तरीके से कोई भी कॉलेज नहीं चला सकते। अच्छा। ये नहीं है कि आपने एडमिशन तो कर लिए लेकिन आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है, आपके पास शिक्षक ही नहीं है, आपके पास फैकल्टी ही नहीं है, आपके पास कोई ऑफिस ही नहीं है। केवल एक झोला में आपने रख लिया और सामान और आपने डायरी में नोट किया और कर दिया और उनको परीक्षा का फार्म भराया और प्रवेश पत्र दिलवाया और परीक्षा दिलवा दी। तो ये सब मैंने बंद किया। अच्छा। मैं जब कार्परिषद में था तो उस समय इतना हड़कंप मचा था कि जो अपने अशासकीय महाविद्यालय है ना, शासकीय महाविद्यालय तो उसमें तो सब व्यवस्था पंजीबद्ध रहता है, लेकिन अशासकीय महाविद्यालय जो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अशासकीय महाविद्यालय सब ऐसे ही थे। अशासकीय महाविद्यालय बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मुझे शासकीय से भी अच्छे हम उनकी स्टेटस को मान सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। हाँ, उनके यहाँ जो फैकल्टी भी है तो बहुत अच्छी है। तो ये ऐसी सब चीज़ें हैं। लेकिन वो जो झोलों में चलाते थे, बैगों में जो चलाते थे कॉलेज, वो मैंने बंद करवा दी। अच्छा। उसमें तो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना है, लिस्ट तो दिखा दोगे लेकिन क्या बैंक स्टेटमेंट दिखा दोगे क्या? जो आप सैलरी दे रहे हो वो आप अकाउंट में दोगे ना। तो जब तक वो अकाउंट नहीं देखेंगे तब तक हम मान्यता नहीं देंगे। संबद्धता उसी कॉलेज को मिलेगी जिसके पास फैकल्टी है, स्टूडेंट है, पूरा स्टाफ है और बैंक स्टेटमेंट है। भाई आपने खुद बताया कि आजकल जो भी मामला हो चुका है पूरा ऑनलाइन का हो चुका है। एक टाइम था जब जो सैलरी वगैरह थी वो कैश दी जाती थी, शिक्षक हो या बड़े पद पे हो सभी को। उस टाइम पे कहीं ना कहीं घपले काफ़ी हद तक होते थे। हाँ? और वही जो तारतम्य है उसी तारतम्य में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भी करती है। भाई ऑनलाइन हो रहा है लेकिन ऑनलाइन को भी तो छुपाया जा सकता है, कहीं ना कहीं घपले हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव बैठे हैं विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चाहे वो शिक्षक भर्ती मामला सामने आता है या कुछ हो, ये केवल जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं कांग्रेसी, वो जो करते आ रहे हैं वो उनको केवल वही दिखता है। क्या उनको केवल भ्रष्टाचार का चश्मा उन्होंने लगा रखा है, तो उनको जहां भी दिखता है वो भ्रष्टाचार दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचारी बहुत कम हुई है। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी कहीं नहीं रोक सकते। आज अगर कहीं पे भी अगर भ्रष्टाचारी है तो उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं। बिल्कुल। इसलिए है कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने वाले कौन है? हम और आप। मान लो ये अधिकारी हैं और ये बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं, या आपका कोई काम है, आपने देखा कि हम एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, फिर 6 बार आएंगे, मेरा इतना पेट्रोल खर्च होगा, इतना डीजल खर्च होगा, तो मुझे लगता है कि मैं 5,000 यहाँ पे खर्च कर दूंगा अपने इसमें। तो मुझे लगता है कि 2, 2,500, 3,000 में जितना पट जाए या उतने में भी पट जाता है तो मैं उसको दे देता हूँ। तो भ्रष्ट कौन हुआ? मतलब हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम कराना है तो हम दे रहे हैं ना। अगर हम ये कहें कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो हमसे शुरुआत करना पड़ेगी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे या हम भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हम प्रोत्साहित क्यों करेंगे? कब करेंगे? जब हम उनको रिश्वत देंगे। जब हम रिश्वत नहीं देंगे तभी होगा। अब आप ये कहोगे हम अकेले कर लें तो हमें इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, मुझे अपने पूरे परिवार को सुधारना पड़ेगा, और अगर मेरे में थोड़ी सी अगर है तो 2-4 घर इधर, 2-4 घर इधर, उनको भी अगर हम इससे वो कराएंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हो तो आप लोग ज़रा सुधरें। और अगर हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो अपने मोहल्ले को कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में रोज़गार को लेकर भी कई सारी बातें उठती है। कुछ समय पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भाजपा और ख़ासतौर पर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चालू हुए हैं युवाओं के रोज़गार को लेकर के?
वहाँ इतनी ग्लोबल मीटिंग मीट हुई है व्यवसाय के लिए, और देश विदेश से बहुत सारे लोग आए और इन्वेस्टमेंट करने वाले भी आए और इन्वेस्टमेंट किया भी, और कई प्रोजेक्ट वहाँ चालू भी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और भरसक मेहनत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। और हम नवाचार क्या कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे हम नए जैसे आयोग बना दिया, या हम जैसे जो नगर निगम है, नगर निगम हम नया और क्या कर सकते हैं, जैसे कहाँ अब जैसे ट्रैफिक को लेके अपन कर सकते हैं, कौन सा रोड कहाँ बना सकते हैं, कहाँ अपन ब्रिज बना सकते हैं, कहाँ अंडरग्राउंड वे बना सकते हैं। उन चीज़ों के लिए हमारे ग्वालियर में बहुत जगह चल रहे हैं ये काम। आखिरी सवाल, आने वाले 28 में चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, क्या लगता है? क्योंकि जो कांग्रेस है उसका कहना है भाई इस बार हमने कमर कस के रखी है, जो कमल का फूल है उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है? ये तो वो मतलब वो कहते हैं ना, हसीन सपने मुंगेरी लाल के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के और समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। आज आप देख रहे हैं, अगर किसी भी हमारे जो चाहे वो बलिदानी लोग हों, देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, जितने भी लोग हैं, आज उनको याद करने वाला कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने केवल अपने पारिवारिक चलाते रहे, दादा परदादा फिर बेटा नाती तक इनके नामों से चली। योजनाएं भी इन्होंने केवल अपने परिवारों के हिसाब से चलाई हैं। आज हम उन महान लोगों के नाम से योजनाएं बनाते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय का नाम हो, चाहे हबीबगंज थाने का नाम हो, स्टेशन का नाम हो, कुछ भी हो, आज आप देखते जा रहे हैं राष्ट्र हित और देश हित। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वयं से पहले राष्ट्र हित और देश हित देखते हैं। आपने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया, इससे एक आखिरी सवाल मुझे याद आता है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भाई हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। कई सारे जो अन्य महाविद्यालयों से एफिलिएशन लेके रखे हैं, अधिमान्यता लेके रखे हैं। भाई बरकतुल्लाह खान साहब जो थे वो भोपाल के एक बड़े शायर थे, कहीं ना कहीं खुद पत्रकार थे, क्रांतिकारी थे। उनके नाम पे ये विश्वविद्यालय की चालू हुआ था। आज की डेट में उसका नाम बदल के माँ वाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय नाम रखने का चल रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इसके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि भाई बरकतुल्लाह खान अगर मुस्लिम है, सिर्फ इसीलिए इसका नाम बदल के माँ वाग देवी भोजपाल के नाम पे रखाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो है बीजेपी आगे बढ़ा रही है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय और योजनाएं चला रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखो ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, जो वास्तव में जिनने योगदान दिया है तो आज भी वो चल रहे हैं। लेकिन अब विश्वविद्यालय का नाम अगर बदला है तो उसके पीछे क्या रहा, ये हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो पूरा आपको जानकारी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ भाई साहब ने जुड़ के तमाम मुद्दों पर बात करी, ग्वालियर चंबल समेत पूरे प्रदेश भर के विकास कार्यों को गिनवाया। इस रिपोर्टिंग पर और भाई साहब के जो बयान था उसके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।